एक समय की बात है जब इंसान के पास कोई मशीन नहीं थी। न हवा में उड़ने के लिए कोई जहाज था, न जमीन पर सरपट भागने वाली कोई गाड़ी। उस समय काम करने के लिए बस दो ही चीजें थीं, इंसान का अपना शरीर और उसकी मांसपेशियां। जब कोई भारी पत्थर उठाना होता तो मेहनत लगती। जब कोई हल्के सामान को उठाकर ज्यादा दूर ले जाना होता तो भी मेहनत लगती। ये मेहनत ही वो ऊर्जा थी जो हर काम को अंजाम देती थी। पुराने जमाने में लोग ऊर्जा के इस सिद्धांत को नहीं जानते थे। वे बस इतना समझते थे कि कोई काम करने से थकान होती है। लेकिन अगर कोई जादू की बात करता तो उन्हें लगता कि ये बिना मेहनत का काम है। जैसे अल्लादीन का चिराग एक जिन्न आता और बिना कोई मेहनत किए सारे काम कर देता। उस समय इंसान ये नहीं जानता था कि दुनिया में जो भी काम होता है किसी न किसी ऊर्जा से ही होता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं बल्कि बेजान चीजें भी काम कर सकती हैं। बहती हुई हवा बड़े बड़े जहाजों को चलाती थी, बहता हुआ पानी बड़े बड़े पहियों को घुमाता था और ऊंचे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर जमीन पर गड्ढा कर देता था। इन सब कामों में गति थी। 1807 में थॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने इस शक्ति को एक नाम दिया, एनर्जी, जिसका मतलब था काम करने की शक्ति। समय बीतता गया और वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के अलग अलग रूपों को समझना शुरू किया। 1856 में लॉर्ड केल्विन ने एक खास तरह की ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी नाम दिया। ये वो ऊर्जा थी जो किसी भी गतिमान चीज में होती है। चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी या हवा में उड़ता हुआ पत्थर, इन सब में काइनेटिक एनर्जी थी। जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा काम करने की शक्ति। लेकिन क्या बिना गति वाली चीज में भी ऊर्जा हो सकती है? 1853 में विलियम रैंकिन ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई पत्थर किसी ऊंची चट्टान पर रखा हो तो भले ही वो रुका हुआ हो पर उसमें भी ऊर्जा होती है। जैसे ही वो पत्थर नीचे गिरेगा, वो जमीन पर रखे सामान को हटा सकता है। रैंकिन ने इस छिपी हुई ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा। किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। जितना ऊंचाई पर वो चीज होगी उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये दोनों तरह की ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल, एक दूसरे में बदलती रहती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक पेंडुलम है। जब पेंडुलम ऊपर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, और जब वो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों ऊर्जाओं के कुल जोड़ को मैकेनिकल एनर्जी नाम दिया। उन्होंने ये भी पाया कि अगर हवा और घर्षण ना हो तो ये कुल ऊर्जा हमेशा बराबर रहती है। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में घर्षण और हवा का दबाव तो होता है, इसलिए किसी भी मशीन को चलाने में थोड़ी बहुत ऊर्जा हमेशा कम हो जाती है। जब हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाती हैं। वैज्ञानिकों को ये देखकर लगा कि जो ऊर्जा घर्षण से खत्म होती है वो कहाँ जाती है। पुराने समय में वैज्ञानिक मानते थे कि गर्मी कैलोरिक नाम के एक पदार्थ के कारण होती है जो गर्म चीजों से ठंडी चीजों में बहता है। लेकिन 1798 में काउंट रूमफोर्ड ने इस सोच को बदल दिया। वे तोप के कारखाने में काम करते थे। उन्होंने देखा कि तोप बनाने के लिए जब धातु को रगड़ा जाता था तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती थी। ये गर्मी तब तक निकलती रहती थी जब तक धातु को रगड़ा जाता था, चाहे जितना भी धातु घिस जाए। रूमफोर्ड ने सोचा कि अगर गर्मी कोई पदार्थ होती तो वो एक समय के बाद खत्म हो जाती। इसका मतलब गर्मी कोई पदार्थ नहीं बल्कि ये भी एक तरह की ऊर्जा है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने ये समझा कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो उसके कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। ये कंपन ही गर्मी है। जब किसी चीज की गति यानी काइनेटिक एनर्जी घर्षण के कारण कम होती है तो ये ऊर्जा खत्म नहीं होती बल्कि गर्मी के रूप में उन छोटे कणों में चली जाती है। इस खोज से एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आया। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यही ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहलाया। लेकिन एक और सवाल था, क्या हम किसी भी तरह की ऊर्जा को किसी भी दूसरे तरह की ऊर्जा में बदल सकते हैं? एक वैज्ञानिक थे, निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट। उन्होंने 1824 में भाप के इंजन पर काम करते हुए ये पता लगाया कि इंजन कितनी भी कुशलता से बनाया गया हो, वो सारी गर्मी को काम में नहीं बदल सकता। काम करने के लिए गर्मी का एक गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहना जरूरी है। अगर दोनों जगह का तापमान बराबर हो तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इस विचार को आगे बढ़ाया रुडोल्फ क्लॉसियस ने। उन्होंने बताया कि ऊर्जा हमेशा ज्यादा केंद्रित जगह से ज्यादा फैली हुई जगह की ओर जाती है। जब ये ऊर्जा फैल रही होती है तो काम होता है, लेकिन एक बार जब ऊर्जा पूरी तरह से फैल जाती है तो काम करना रुक जाता है। क्लॉसियस ने इस फैलाव को मापने के लिए एक नया शब्द गढ़ा, एंट्रोपी। जितनी ज्यादा ऊर्जा फैली होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। 1852 में क्लॉसियस ने कहा, पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, यानी ऊर्जा हमेशा फैलती रहती है और एक समान होने की कोशिश करती है। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहलाया। इस नियम का एक दुखद निष्कर्ष ये भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा पूरी तरह फैल चुकी होगी और कोई काम नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु कहा गया।
लेकिन ब्रह्मांड के पास एक और बड़ी ऊर्जा का भंडार था, परमाणु ऊर्जा। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम नामक एक धातु की खोज की। उन्होंने पाया कि ये धातु लगातार ऊर्जावान कण और विकिरण उत्सर्जित करती रहती है। ये देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत गलत हो सकता है। लेकिन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु के केंद्र में एक सघन हिस्सा होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर छिपी हुई ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहा गया, जो रासायनिक ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी। इसके बाद 1938 में हंस बेथे ने एक और बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि सूर्य और बाकी तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी वजह से सूर्य अरबों सालों से हमें ऊर्जा दे रहा है और अगले 8 अरब सालों तक देता रहेगा। इंसान ने भी धीरे धीरे ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करना सीखा। शुरुआत में उसने अपनी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, फिर जानवरों का, और फिर हवा और पानी का। आग की खोज ने उसे एक नई शक्ति दी जिससे वो खाना पका सकता था और धातु बना सकता था। 1700 के दशक में जब जंगलों की लकड़ियां खत्म होने लगी तो कोयले का इस्तेमाल शुरू हुआ। भाप के इंजन की खोज ने औद्योगिक क्रांति ला दी। फिर बिजली और तेल का युग आया जिसने गाड़ियों और हवाई जहाजों को शक्ति दी। लेकिन आज हम एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोयले और तेल के भंडार सीमित हैं और उन्हें जलाने से प्रदूषण भी फैलता है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए दूसरे ऊर्जा स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है। नाभिकीय विखंडन, जिसमें यूरेनियम जैसे तत्वों के नाभिक को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है, एक रास्ता है। लेकिन इससे रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है जिसका निस्तारण एक बड़ी समस्या है। इसलिए वैज्ञानिक अब अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे बहते पानी से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा, हवा से बनने वाली पवन ऊर्जा और सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा। ये सभी स्रोत असीमित हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद नाभिकीय संलयन से है। अगर वैज्ञानिक इसे धरती पर सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके असीमित ऊर्जा बना पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इस तरह ऊर्जा की हमारी यात्रा मांसपेशियों की मेहनत से शुरू हुई और आज परमाणु ऊर्जा की खोज तक पहुंच गई है। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे विज्ञान ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर किया है और हमें एक स्थायी और उज्जवल भविष्य की राह दिखाई है।